एक जदीद आबदोश को अलग अलग दबाव वाले हिस्सों में क्यों तकसीम किया जाता है? इसका जवाब सिर्फ ढांचाती मजबूती के बारे में नहीं है, ये बका के बारे में है। लेकिन जिंदगी को सहारा देने वाला ये निज़ाम एक चीज़ की हिफाजत के लिए मौजूद है, जौहरी ट्राइडेंट 2D5 मिसाइल। लेकिन आबदोश के अंदर मिसाइल फायर करने से कश्ती तबाह हो जाएगी, तो वो ये कैसे करते हैं? खैर, वो मरकजी इंजनों के चलने से पहले हथियार को समंदर की सतह से बाहर निकालने के लिए हाई प्रेशर कोल्ड लॉन्च का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ असल मौम्मा ये है, हमारे पास जमीन पर मिनटमैन और हवा में B-2 स्पिरिट मौजूद हैं, तो हम समंदर के नीचे एटमी हथियार रखने के लिए अरबों क्यों खर्च करते हैं? खैर, कमजोर साइलोज या बम्बारों के बरक्स एक आबदोश गायब हो जाती है। यहाँ तक कि अगर पूरा नक्शा एटमी हथियारों से साफ हो जाए, तब भी सबमरीन अंधेरे में छुपी रहती है, जो जरूरत पड़ने पर हतमी जवाबी हमला करने के लिए तैयार रहती है। ये सब आगे वीडियो में है। हल के अंदर ओहायो क्लास को 5 अलग अलग जोन्स में तकसीम किया गया है, और ये है हमारा तफसीली 3D मॉडल क्रॉस सेक्शन। पहला, कमान, जहाज की आंखें और कान। दूसरा, ऑपरेशंस, दिमाग और अमले के क्वार्टर्स। तीसरा, पेलोड, 24 ट्राइडेंट मिसाइलों का घर। चौथा, ताकत, जौहरी रिएक्टर। और आखिर में प्रपल्शन, वो टरबाइन्स जो इस उफरीत को गहराई में चलाती हैं। लेकिन ओहायो क्लास आबदोश को समंदर में सबसे ज्यादा खुफिया अशिया में से एक क्या चीज बनाती है? इसकी शुरुआत जिल्द से होती है। अगर आप हल को छूते तो आपको ठंडा हमवार स्टील महसूस नहीं होता, इसके बजाय आपको खुरदुरी रबड़ जैसी तह महसूस होती। ये एनीकोइक टाइल्स हैं। इनमें से हजारों स्टेल्थ रबर टाइल्स बाहर चिपकी हुई हैं। ये एक अहम मकसद पूरा करती हैं। ये दुश्मन की सोनार आवाज की लहरों को वापस मुनकिस करने के बजाय जज्ब कर लेती हैं। ये मौसर तरीके से आबदोश को एक्टिव सोनार के लिए पोशीदा बना देता है, जो पानी में ब्लैक होल की तरह दिखाई देती है। एक बार अंदर जाने के बाद इस बड़े जहाज की साख्त कैसी है? बेलनाकार हल के अंदर जहाज 4 मंजिला इमारत की तरह बनाया गया है। इसके 4 अलग अलग डेक्स हैं। अंदरूनी हिस्से को भारी बल्क हेड्स के जरिए सख्ती से अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसे इस तरह क्यों तकसीम किया गया है? ये बका का मामला है। ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। अगर एक हिस्सा टूट जाता है और पानी भर जाता है, तो अमला इसे सील कर सकता है ताकि भारी पानी पूरी कश्ती को नीचे तह तक ना ले जाए। ओहायो क्लास आबदोश कितनी बड़ी है? अगर आप इसके साथ खड़े होते तो आप खुद को खुर्दबीनी महसूस करते। 560 फीट पर यह जहाज दरअसल वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से लंबा है अगर इसे लिटा दिया जाए। ये तकरीबन 2 अमेरिकी फुटबॉल के मैदानों पर मुहित है। अगर आप हल पर खड़े होते तो सेल का ऊपरी हिस्सा आपसे 4 मंजिलें ऊपर होता, और इसका वजन 40 अमेरिकी एयरफोर्स वन विमानों के बराबर है। जबकि सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पूरी आबदोश दबाव में है? दरअसल नहीं। आबदोश जहाज के अंदर जहाज है। अमला प्रेशर होल के अंदर रहता है, एक उच्च ताकत वाला स्टील का सिलेंडर जो सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखता है। ताहम जहाज की नाक जहां सोनार बैठा है और दुम का हिस्सा फ्री फ्लडिंग एरियाज हैं। ये हिस्से प्रेशर होल के बाहर बैठते हैं और दबाव को मुतवाजिन करने के लिए डूबने पर पानी से भर जाते हैं। लेकिन जहाज की आंखें और दिमाग कहाँ वाक़े हैं? बिल्कुल सामने प्रेशर होल के बाहर सोनार का करा बैठा है, आबदोश के कान। ये तन्हाई के लिए नाक में वाक़े है। जहाज के सेंसर्स को पीछे इंजन रूम के शोर से मैक्सिमम दूर रखना। इसके बिल्कुल पीछे प्रेशर होल के अंदर आबदोश का दिमाग है, कमांड और कंट्रोल सेक्शन। ये नर्वस सेंटर है। इस कमरे के बिल्कुल ऊपर सेल या कोनिंग टावर है जिसमें पेरिस्कोप्स होते हैं। ये यहाँ वाक़े हैं क्योंकि सेल जहाज का सबसे ऊंचा मुकाम है। ये कप्तान को स्कूप बढ़ाने और लहरों के ऊपर देखने की इजाज़त देता है, जबकि भारी मात्रा में हल पानी के नीचे सुरक्षित रूप से छुपा रहता है। अमला कैसे दाखिल होता है और वो कहाँ रहते हैं? अमला लॉजिस्टिक्स हैचेस के जरिए दाखिल होता है, तंग ऊर्ध्वाधर ट्यूब्स जिनमें सीढ़ियां हैं जो डेक से नीचे हल में गिरती हैं। एक बार अंदर जाने के बाद जिंदगी गैली के गिर्द घूमती है। किचन और खाने का एरिया जो फॉरवर्ड कंपार्टमेंट के मध्यम डेक पर है। अगर आप विभिन्न कोण से देखें तो आप देख सकते हैं कि गैली बहुत छोटी है। ये जहाज का मुराल सेंटर है, और क्योंकि ये बहुत छोटा है वो बैचेस में खाते हैं। सोने या बर्थिंग के लिए अमला फॉरवर्ड सेक्शन में स्टैग्ड बंक्स में सोता है।
कुछ मामलों में जूनियर सेलर्स को हॉट ट्रैक करना पड़ता है, यानी 3 सेलर्स शिफ्टिंग रोटेशन में 2 बंक शेयर करते हैं। अफसर 2 या 3 बंक्स के साथ छोटे स्टेट रूम्स शेयर करते हैं। कप्तान वाहिद इंसान है जिसके पास प्राइवेट कैबिन है जो कंट्रोल रूम के बिल्कुल पास वाक़ है, ताकि वो सेकंड्स में कॉन पर हो सके। सिक बे भी इसी फॉरवर्ड सेक्शन में है। ये छोटा है लेकिन पूरी तरह लेस है। इंडिपेंडेंट ड्यूटी कॉर्प्स यहाँ मामूली सर्जरी भी कर सकते हैं अगर सबमरीन सतह पर नहीं आ सकती। आइए कप्तान और उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर वापस चलते हैं। इन पुरानी एटमी आबदोजों को आहिस्ता आहिस्ता मसनूई जहानत के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे इस कप्तान और अमले के लिए सोनार को पढ़ना बहुत आसान हो गया है। मिसाल के तौर पर ये इस तरह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है ताकि पसमंजर के शोर को फिल्टर किया जा सके और उन असामान्यताओं या अनोमलीज को नुमाया किया जा सके जो दुश्मन की आबदोज हो सकती है, जिससे कप्तान को एआई का इस्तेमाल करते हुए सही हदफ का इंतखाब करने का ज्यादा वक्त मिलता है। जहाज के वस्त की तरफ बढ़ते हुए हम आबदोज के सबसे अलग हिस्से पर पहुंचते हैं। ये ट्यूबें इतनी बड़ी हैं कि वो बुनियादी तौर पर अमले की रोजमर्रा की जिंदगी की दीवारें बन जाती हैं। दरअसल जब जहाज जंगी स्टेशनों के मोड में नहीं होता है तो ये इलाका कॉमन्स के तौर पर काम करता है। मल्लाह दरअसल अपने तवील गश्त के दौरान फिट रहने के लिए इन एटमी साइलोस के गिर्द घूमते, काम करते और यहाँ तक कि जॉगिंग भी करते हैं। लेकिन इतने बड़े साइज का जहाज गैस के लिए रुके बना महीनों तक समुद्र में कैसे रहता है? इसका जवाब जहाज के अकब में एक मोटी सीसा पलाई हुई दीवार के पीछे है। S8G न्यूक्लियर रिएक्टर। ये नाकाबिले यकीन मशीन पहले से इतने जोहरी ईंधन से लदे हुई है कि लगातार 20 साल तक चल सकती है। इसका मतलब यह है कि इस आबदोस को अपनी पूरी 40 साला जिंदगी में सिर्फ एक बार ईंधन भरने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि प्रोपेलर्स बहुत ज्यादा नापसंदीदा आवाज पैदा करते हैं, तो ये छिपके से हमले के दौरान खामोश कैसे रहता है? खैर, ओहायो के इंजीनियरों ने एक शानदार हल निकाला जिसे कुदरती गर्दिश कहा जाता है। तेज रफ्तार पर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पंप्स की जरूरत होती है और पंप्स शोर मचाते हैं, लेकिन कम गश्त की रफ्तार पर अमला दरअसल इन पंप्स को बंद कर सकता है। वो रिएक्टर के जरिए पानी को गर्दिश करने के लिए हीट के कन्वेक्शन की कुदरती तबियत पर निर्भर करते हैं, जिससे कूलिंग सिस्टम तकरीबन खामोश हो जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भाप की टर्बाइन्स डायरेक्ट हल पर बोल्ट नहीं की गई हैं। इसके बजाय वो आवाज कम करने वाले राफ्ट्स पर नस्ब हैं जो लफ्जी तौर पर जहाज के अंदर तैरते हैं। ये राफ्ट्स इंजन की थरथराहट को जज्ब कर लेते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मशीनरी का हिलना कभी भी मेटल की स्किन तक ना पहुंचे, जिससे आबदोज दुश्मन के कानों के लिए पोशीदा रहती है। जैसा कि बताया गया, ट्राइडेंट मिसाइल्स समुद्र की गहराई से लॉन्च करते हैं, लेकिन फायर करने के लिए किश्ती को महज सतह पर लाने के बजाय ऐसा करने के लिए इतनी हद तक क्यों जाना? इसका जवाब देने के लिए आपको ओहायो क्लास आबदोज के रोल को समझना होगा। ये जहाज जोहरी ट्राइड की सबसे अहम टांग है। ये आला कद्र वाले असासे हैं, खामोश मुहाफिज जो आलमी तनाव को रोकने के लिए डिजाइन किए गए पेलोड लेते हैं। लेकिन इनकी ताकत के बावजूद इनमें एक बड़ी कमजोरी है, विजिबिलिटी। माजी में आबदोजों को अक्सर अपने हथियार इस्तेमाल करने के लिए सतह पर आना पड़ता था, लेकिन जदीद वॉर में ये सजाए मौत है। जिस लम्हे आबदोज लॉन्च की तैयारी के लिए सतह को तोड़ती है, ये रेडार और सैटेलाइट तस्वीरों पर रोशन हो जाती है। ये एक बैठी हुई बतख बन जाती है जो फौरन दुश्मन के जहाज से नेवल टॉर्पीडो या एंटी सबमरीन विमान के जरिए तबाह होने के लिए खतरे में पड़ जाती है। अगर सबको सतह पर आना पड़ता है तो दुश्मन के पास लॉन्च शुरू होने से पहले ही उसे रोकने का मौका होता है। इसलिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल का नजरिया एक ही ड्राइविंग आइडिया पर मुंतकिल हो गया। क्या होगा अगर आप समुद्र के नीचे से मिसाइल फायर कर सकें और नाकाबिले तस्लीम रहें? गहरी पानी के लॉन्च की इंजीनियरिंग में महारत हासिल करके आबदोज को कभी भी अपनी पोजीशन जाहिर करने की जरूरत नहीं होती। ये अंधेरे में मंडराती रहती है, समुद्र की थर्मल लेयर से छिपी हुई, रेडार के लिए मुकम्मल तौर पर पोशीदा। ये डूबा हुआ हथियार निकालती है और जब तक मिसाइल दरअसल सतह को तोड़ता है और दुश्मन को दिखाई देता है, आबदोज पहले ही खामोश, हरकत में और गहराई में महफूज होती है। ये सलाहियत इस बात की जमानत देती है कि सतह पर कुछ भी हो जाए, आबदोज अल्टीमेट अनटच्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बनी रहती है। आप इस आबदोज को जलाए बिना मिसाइल कैसे फायर कर सकते हैं? इस इंजीनियरिंग के कमाल को समझने के लिए हमें ओहायो क्लास आबदोज के अंदर गहराई में मिडशिप एक कंपार्टमेंट में जाना होगा जिसका नाम शरवुड फॉरेस्ट है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उमूदी नारंगी लॉन्च ट्यूब्स का जंगल है। हम फर्ज करते हैं कि मिसाइल ट्यूब में से एक एक्टिव है। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि मिसाइल कभी भी किश्ती के अंदर अपने इंजन को नहीं जलाता। ऐसा करने से आबदोज भट्टी में बदल जाएगी। इसके बजाय इंजीनियर्स कोल्ड लॉन्च नामक टेक्निक पर निर्भर करते हैं, जो बुनियादी तौर पर लॉन्च ट्यूब को एक मैसिव भाप की तोप में बदल देती है। खैर, अमल बराबरी के साथ शुरू होता है। बाहरी हल पर लगे भारी सीलदार मजल हैच हाइड्रोलिकली खुलते हैं, लेकिन मिसाइल खुश्क रहता है जो एक सख्त फिनोलिक कंपोजिट बंद गुंबद से समुद्र से महफूज रहता है। जब आखिरकार फायर का हुक्म दिया जाता है तो एक ठोस प्रोपेलेंट गैस जनरेटर, बुनियादी तौर पर एक हाई पावर विस्फोटक यहां फटता है। लेकिन ये आग डायरेक्ट मिसाइल को नहीं दी जाती।
इसके बजाय इसे कूलिंग वाटर चेंबर में फटाया जाता है। शदीद हरारत फौरन पानी को फ्लैश वाष्पीकृत कर देती है, जिससे भाप और गैस का एक बड़ा फैलता हुआ पल्स बनता है। ये भाप का हथौड़ा एक वायलेंट झटके से मिसाइल कैरियर के निचले हिस्से से टकराता है, जो बड़े हथियार को ऊपर और आबदोज से बाहर निकाल देता है। ये सबसे अहम चंद सेकंड्स की तरफ ले जाता है। पानी के नीचे का मरहला। जैसे ही ये ऊपर उठता है, मिसाइल दरअसल पानी को डायरेक्ट नहीं छूता। ये अपनी ही एग्जॉस्ट गैस के बुलबुले के अंदर सवार होता है, जिसे अलजे कहा जाता है, जो ड्रैग को कम करने और नाजुक एयर फ्रेम को बचाने के लिए रॉकेट के बॉडी को लपेट लेता है। इसे तकरीबन 100 मील प्रति घंटे की सही एग्जिट स्पीड को मारना होता है। अगर ये बहुत धीमे चलता है तो ये सब पर बहुत तेजी से वापस गिर सकता है और दबाव की तब्दीलियां केसिंग को क्रश कर सकती हैं। इस दौरान आबदोज फौरी तौर पर संतुलन का एक प्रोसेस करती है। जैसे ही 65 टन का मिसाइल आबदोज से निकलता है, जहाज अचानक 65 टन हल्का हो जाता है। सबको ऊपर की ओर लड़खड़ाने और खुद को बेनकाब करने से बचाने के लिए हॉवरिंग सिस्टम फौरी तौर पर खाली लॉन्च ट्यूब को समुद्री जल से भर देता है, जिससे किश्ती चट्टान की तरह मजबूत रहती है। फिर ब्रूच आता है। ट्राइडेंट समुद्र की सतह को बिखेर देता है, हवा में फट जाता है, जो स्प्रे और भाप के ताज से घिरा होता है। एक धड़कन के लिए ये अकेले रफ्तार से ऊपर जाता है। लम्हे के लिए कशिशे शक्ल की गिरफ्त में मुअल्लक रहता है। जहाज पर मौजूद इनर्शियल सेंसर्स ड्रैग में इस अचानक कमी को महसूस करते हैं और तस्दीक करते हैं कि मिसाइल पानी से साफ है। इकरार के 1 से 2 सेकंड के बाद पहला मरहला ठोस रॉकेट मोटर को जलाता है। नारंगी आग की चौंध पीछे चलने वाले पानी को भाप बनाकर एक बड़े सफेद बादल में बदल देती है और तुरंत ही नाक से एक टेलीस्कोपिंग एरोस्पाइक बाहर निकलती है। ये सुई जैसी जांच एक शॉकवेव पैदा करती है, जो हवा को एक तरफ धकेलती है, ड्रैग को तकरीबन 50% कम करती है और कुंद नाक वाले कोन को घने निचले वातावरण को काटने की इजाजत देती है। अब रोशनी की एक लकीर माक की रफ्तार से चढ़ रही है। मिसाइल अपने मरहलों को एक एक करके गिराता है। 65 सेकंड पर ईंधन खत्म हो जाता है और स्टेज 1 अलग हो जाता है। स्टेज 2 फौरन जिम्मेदारी संभालता है, हमें पूरी तरह खला में धकेल देता है। एक बार जब हम काफी ऊंचे पहुंच जाते हैं, हवा की मुजाहिमत खत्म हो जाती है। 2 छोटे रॉकेट नाक की टोपी को उड़ा देते हैं। अब यहाँ ठंडा हिस्सा है। ट्राइडेंट का तीसरा मरहला आम रॉकेट की तरह ऊपर ढेर नहीं होता। ये स्पेस बचाने के लिए सामान के हिस्से के अंदर घिरा होता है। जब तीसरा मरहला हो जाता है तो हम बस के साथ रह जाते हैं। इसका काम साफ है, एक जगह चलना, मुसाफिर को छोड़ना, वॉरहेड और फिर एहतियात से पीछे हटना। फिर ये दोबारा हिसाब करता है और अगले ड्रॉप ऑफ जोन की तरफ बढ़ता है। इसका हक लाइस क्या है? जहाज का हर सोथर 10 मिनट से ज्यादा लगातार ज्यादा वॉरहेड भोरे पोर्ट को फायर करने की सलाहियत रखता है। बॉस्पोरस, जो वैश्विक स्तर पर किसी दूसरी सबमरीन से कहीं ज्यादा है। धमाके की जांच करने से पहले किश्ती इंजीनियर्स को एक छोटे महसूस किए गए हमले के बाद जहर टाइम करना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर इतने हसास है कि उसे किसी भी बड़े झटके के बाद फौरन बंद करना होगा। अब आइए देखते हैं कि एक एटमी वॉरहेड के अंदर क्या होता है। डिजाइन के मरकज में 2 मरहला सिस्टम है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ वो विस्फोटक है जो प्लूटोनियम पिट को मुतहर्रिक करता है, जिससे ये यकसा तौर पर एक क्रिटिकल मास में अभिला जाता है। धमाके को बढ़ाने के लिए ट्रिटियम और ड्यूटीरियम का मिश्रण भी गड्ढे में दाखिल किया जाता है। ये शदीद फिशन एक्सरेज का एक सैलाब रिलीज करता है। ये एक्सरेज सेकेंडरी की तरफ नीचे गोली चलाती हैं, जहां ये यूरेनियम 235 और लिथियम अज्जा के बीच फ्यूजन और फिशन शुरू करती है, जिससे एनर्जी का एक बड़ा इखराज होता है। ये फिशन और फ्यूजन का मिश्रण है जो मॉडर्न एटमी बमों को इनकी बेहद ताकत और कारगर्गी देता है। नतीजतन तकरीबन 2.9 मील का तबाहकुन धमाके का दायरा और थर्मल रेडिएशन इतनी मजबूत कि ग्राउंड जीरो से 8 मील तक 3rd डिग्री जलने का वजह बन सकती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई और रूसी हंटर आबदोज इसकी तबाही का हदफ बना रही हो? इसका जवाब ये सोनार ट्रैकिंग टॉर्पीडो है। दबाव डाली गई हवा टॉर्पीडो को इसके हदफ की तरफ ढकेलती है। प्रोपेलर्स वाला पिस्टन इंजन टॉर्पीडो की रफ्तार को ज्यादा करता है। ये सब पर मौजूद हथियार सिस्टम में प्लग किए गए तार के पीछे चलता है, जो नेविगेट करने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है। टॉर्पीडो 35 मील प्रति घंटे से तेज 32 नॉट्स तक तेज होता है, जिसकी रेंज 8 मील या 12 किलोमीटर है। जैसे ही ये अपने हदफ के करीब पहुंचता है, तार कट जाता है और इसका सोनार नेविगेशन संभाल लेता है। अगर टॉर्पीडो अपने हदफ से चूक जाता है तो ये वापस चक्कर लगा सकता है और अपने सोनार के साथ हदफ का शिकार करना शुरू कर देता है। इस एक टॉर्पीडो में 1200 पाउंड टीएनटी की विस्फोटक ताकत है। लेकिन क्या होता है जब सबको तेजी से होता लगाने की जरूरत होती है? ऐसा करने के लिए ये एक होशियार सिस्टम पर निर्भर करता है, जिसे बैलिस्ट टैंक्स कहा जाता है। एक आबदोज में बैलिस्ट टैंक सामने और पीछे दोनों तरफ और यहां तक कि बीच में भी जुड़े होते हैं। आइए सामने से इस आबदोज के क्रॉस सेक्शन पर एक नजर डालते हैं। टैंक्स में नीचे फ्लड पोर्ट्स और ऊपर वॉल्व्स होते हैं। आबदोज को डूबने के लिए ये फ्लड पोर्ट्स खोलती है। जैसे ही पीछे और आगे वाले बैलिस्ट टैंक भर जाते हैं, आबदोज फिर गोता लगाना या नीचे उतरना शुरू कर देगी, जैसा कि एनिमेशंस में दिखाया गया है। सतह पर जाने के लिए बैलिस्ट टैंक से पानी को बाहर निकालने के लिए दबाव के तहत हवा इसमें पंप की जाती है। आबदोज बायंसी के नतीजे में उठेगी, जिसे हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी की मौजूदगी में सभी लिक्विड्स और गैसेज ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।
आबदोज को स्टीयर करने की भी जरूरत है। हमारे पास यहाँ वर्जीनिया क्लास आबदोज है। वो रडर्स का उपयोग करके बाएं या दाएं मुड़ सकते हैं। ये आबदोस के एलिवेटर्स हैं जो पीछे मौजूद हैं और इनके सामने पीछे हटने वाले डाइव प्लेन भी हैं। वो जहाज के जाविये को कंट्रोल करते हैं, जिसका मतलब है कि वो ऊपर या नीचे जा सकते हैं। तमाम न्यूक्लियर ट्राइड को समझने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप लोगों की प्यारे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।